तो बच्चों हम विस्तास बुक का चैप्टर 4 द एनिमी पढ़ रहे थे। बच्चों स्टोरी में हमने अब तक पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव और हना डिसाइड करते हैं कि वो उस अमेरिकन सोल्जर की हेल्प करेंगे। डॉक्टर सदाव उसका ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है और वो उसकी बॉडी से उस बुलेट को निकाल देते हैं। अब बच्चों धीरे धीरे उसका घाव ठीक होता जा रहा है, उसकी कंडीशन इंप्रूव होती जा रही है और फिर डॉक्टर सदाव डिसाइड करते हैं कि अब वो अपने देश के लिए अपने देश जर्मनी के लिए अपना जो उनकी ड्यूटी है उसको वो पूरा करेंगे और वो एक लेटर लिखना स्टार्ट करते हैं पुलिस के नाम और वो सारी रिपोर्ट उसमें लिखना चाहते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे उनको ये सोल्जर मिला और कैसे वो उसको अपने घर में लाके उन्होंने रखा और उसका ऑपरेशन किया। लेकिन बच्चों वो लेटर अपना कंप्लीट नहीं करते हैं। लास्ट में हमने पढ़ा था कि वो कंप्लीट नहीं कर पाते अपनी रिपोर्ट और उसे वो आधा कर छोड़ के ही अपनी ड्रॉर में उसको रख देते हैं। अब बच्चों आगे क्या होता है, वो क्या ट्रीटमेंट करते हैं, किस तरह से वो बिहेव करते हैं अपने इस एनिमी के साथ, हम देखेंगे। आगे स्टार्ट करते हैं। ऑन द 7th day आफ्टर दैट 2 things happen। अब बच्चों जिस दिन उन्होंने वो लेटर लिखा था और उसे कंप्लीट किए बिना ही अपने ड्रॉर में रख दिया था, उस दिन के 7 days बाद क्या होता है, 2 चीज़ें होती हैं। मतलब 2 ऐसी बातें होती हैं जो कि बहुत ही अनयूजुअल थी। 2 चीज़ें उस दिन घटित होती हैं। वो दो चीज़ें क्या क्या थी देखते हैं। इन द मॉर्निंग द सर्वेंट्स लेफ्ट टुगेदर। तो बच्चों फर्स्ट चीज़ क्या थी, सुबह सुबह क्या हुआ, घर में जितने भी सर्वेंट्स थे, हमें पता है एक गार्डनर था, एक कुक थी और इसके अलावा एक यूमी थी जो कि बच्चों की केयर टेकर थी। तो घर में जितने भी सर्वेंट थे वो सभी एक साथ घर छोड़ के चले जाते हैं। तो बच्चों जो 2 चीज़ें हुई थी उसमें से पहली चीज़ क्या थी, घर के सारे सर्वेंट्स एक साथ घर छोड़ के चले जाते हैं। और ऐसा क्यों, हमने पढ़ा था पहले कि सर्वेंट्स इस बात से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं थे कि डॉक्टर सदाव और हनान ने एक अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में छुपा रखा है। वो इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि उनके जो मालिक हैं वो ऐसा कुछ करें। अब जब वो उनके मालिक उसको अपने घर में रखे इतने दिन हो गए हैं और वो उसे पुलिस को नहीं सौंप रहे हैं, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब इस घर में नहीं रहेंगे। Their belongings tied in large square cotton kerchiefs। अब वो घर से जा रहे थे तो अपना सारा सामान वो लेके जा रहे थे। belongings कहते हैं सामान, आपकी जो संपत्ति होती है, जो सामान होता है। तो उन सर्वेंट्स का जितना भी सामान था, जो भी उनके पास था, उनकी सारी संपत्ति, उन सबको उन्होंने टाइड यानी बांध रखा था। किसमें बांध रखा था, लार्ज बड़े बड़े स्क्वायर शेप के कॉटन के बने हुए कर्चीफ्स में। कर्चीफ्स बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं फोटो में, ये स्क्वायर शेप का कॉटन के बने हुए जो कपड़े होते हैं इन्हें कहते हैं कर्चीफ। तो इस तरह के बड़े बड़े कॉटन के स्क्वायर शेप के जो कर्चीफ्स थे उसमें उन्होंने अपनी सारी बिलोंगिंग्स बांध रखी थी। तो वो अपना सारा सामान लेके वो घर छोड़ के जा रहे थे। When हना got up in the morning nothing was done। तो उस दिन जब सुबह हना सो के उठती है तो उसको अपना घर बहुत अजीब लगता है क्योंकि घर में कुछ भी काम नहीं हुआ था। द हाउस नॉट क्लीन एंड द फूड नॉट प्रिपेयर्ड। तो उस दिन घर की सफाई नहीं हुई थी और ना ही खाना तैयार किया गया था। तो नौकर घर छोड़ के जा रहे थे उस दिन, तो उन्होंने कोई काम नहीं किया, घर भी साफ नहीं किया और खाना भी नहीं बनाया। एंड शी न्यू वॉट इट मेंट। और जब हना ने उठ के देखा कि घर ऐसे ही पड़ा है, खाना तक नहीं बना, तो हना समझ गई कि इस सब का क्या मतलब है। वो समझ गई कि जो सर्वेंट्स है वो अब डिसाइड कर चुके हैं कि वो यहाँ नहीं रहेंगे। She was dismayed and even terrified। तो ये सब देख के वो बहुत ज़्यादा dismayed कहते हैं हैरान, तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि सर्वेंट्स ऐसा भी डिसाइड कर सकते हैं, ये स्टेप भी वो ले सकते हैं। तो वो शॉक्ड हो जाती है, लेकिन साथ साथ वो टेरिफाइड यानी उसे डर भी लगता है। बट हर प्राइड एज ए मिस्ट्रेस वुड नॉट अलाउ हर टू शो इट। तो वो शॉक्ड भी थी और डर भी जाती, उसे डर था कि सर्वेंट्स यहाँ से जाके कहीं पुलिस को ना बता दे, कहीं हमारी कंप्लेन ना कर दें कि हमने एक अमेरिकन सोल्जर को घर में रख रखा है। तो डरी हुई भी थी, लेकिन अब क्योंकि वो उन सबकी मिस्ट्रेस थी, वो उन सबकी मालकिन थी, तो उसको एक प्राइड था, एक मालकिन होने की एक जो सुपीरियरिटी थी वो उसके अंदर थी और इसीलिए उसने अपने डर को और अपना वो जितनी शॉक्ड थी अपने उस फीलिंग को उसने बिल्कुल भी उनके सामने शो नहीं किया। उसने अपनी फीलिंग्स को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं किया कि वो कितनी शॉक्ड है, वो कितनी डरी हुई है। क्यों? क्योंकि वो अपनी एक डिग्निटी बनाए रखना चाहती थी, अपनी मालकिन होने की, एक सुपीरियर होने की वो एक डिग्निटी वो खोना नहीं चाहती थी। इसलिए उसने अपनी एक्चुअल फीलिंग्स अपने सर्वेंट्स के सामने नहीं आने दी।
Instead, she inclined her head gracefully when they appeared before her in the kitchen. तो वैसे वो मन में उसको बहुत ज़्यादा डर था, वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी अपने सर्वेंट्स के इस एक्शन से, लेकिन अपनी फीलिंग्स उसने बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करी और उसके बजाय उसने क्या करा, जब वो सारे सर्वेंट्स उसके पास किचन में उससे मिलने के लिए आती हैं तो वो ये तो नहीं शो करती कि वो कितनी डरी हुई है, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि सर्वेंट्स ऐसे जा रहे हैं छोड़ के, बल्कि वो क्या करती है, बहुत ही ग्रेसफुली अपने सिर को एक तरफ इंक्लाइन यानी झुका लेती है। तो अपना प्राइड, अपनी डिग्निटी वो बनाए रखती है और बहुत डिग्निटी के साथ वो बिहेव करती है, बहुत ग्रेसफुली वो बिहेव करती है। एंड शी पेड देम ऑफ एंड थैंक देम फॉर ऑल दैट दे हैड डन फॉर हर। और फिर वो उन सबको उनकी जो सैलरी होती है वो उनको दे देती है और साथ ही उन सबको वो थैंक यू कहती है, धन्यवाद देती है। इतने साल जो उन्होंने यहाँ पे काम किया था, उसकी सेवा की थी, उसके लिए वो अपने सारे सर्वेंट्स को थैंक यू कहती है। वो उनसे बिल्कुल नहीं पूछती कि तुम क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, बिल्कुल नहीं पूछती। वो अपनी डिग्निटी को बनाए रखती है। They were crying, but she did not cry. अब जो सर्वेंट्स थे वो बहुत पुराने थे, बहुत सालों से यहाँ काम कर रहे थे, तो एक अटैचमेंट हो जाता है सर्वेंट्स और मास्टर के बीच में। जब आप इतने साल एक साथ एक ही घर में रह रहे हो तो सर्वेंट्स भी बहुत ज़्यादा दुखी थे कि हमें घर छोड़ के जाना पड़ रहा है, इतने साल हमने जहाँ काम किया, जहाँ हम रहे, हमें वो जगह छोड़ के जानी पड़ रही है। तो सर्वेंट्स भी बहुत दुखी थे, इसीलिए वो रो रहे थे। तो जो हना है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी थी, लेकिन वो नहीं रोई। क्यों? क्योंकि उसको अपनी डिग्निटी, अपना ग्रेस बनाए रखना था। द कुक एंड द गार्डनर हैड सर्व्ड सदाव सिंस ही वॉज अ लिटिल बॉय इन हिज फादर्स हाउस। तो जो गार्डनर और जो कुक थी ये बहुत पुराने सर्वेंट्स थे और जब सदाव के फादर जीवित थे तब से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जब सदाव एक छोटा सा बॉय, छोटा सा बच्चा था, तब से वो यहाँ पे काम कर रहे थे सदाव के फादर के साथ में। एंड यूमी क्राइड बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रन। तो जो गार्डनर था और जो कुक थी वो तो इसलिए रो रहे थे कि वो इतने सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, जब सदाव एक छोटा बच्चा है तब से यहाँ काम कर रहे थे। और जो यूमी है वो भी रो रही थी, और वो इसलिए रो रही थी क्योंकि वो वहाँ पे क्या थी, सदाव और हना के बच्चों की केयर टेकर थी, तो उसका अटैचमेंट उनके बच्चों के साथ था। तो उन बच्चों को मिस करते हुए वो रो रही थी, उसे दुख हो रहा था कि अब उसे उन बच्चों से दूर जाना पड़ेगा। She was so grieving that after she had gone, she ran back to Hannah। और उसे यानी यूमी को इतना ज़्यादा दुख हो रहा था, ग्रीव कहते हैं दुखी होना, तो उसे इतना ज़्यादा दुख हो रहा था कि जब वो चली गई घर से बाहर, तो बाहर जाने के बाद वो वापस भाग के हना के पास आती है और क्या कहती है, इफ़ द बेबी मिसेस मी टू मच टुनाइट सेंड फॉर मी। तो वो बच्चों की केयर टेकर थी, बच्चों को संभालना, बच्चों को सुलाना, सारा काम यूमी ही किया करती थी। तो यूमी का बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बच्चों को छोड़ के जाना वो बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो जब वो घर से बाहर निकल जाती है, वो वापस से भाग के अंदर आती है और वो हना से कहती है कि अगर रात वो बेबी मुझे बहुत ज़्यादा मिस करता है, अगर बेबी को भी मेरी बहुत याद आती है, अगर वो मेरे बिना उसको नींद नहीं आएगी, वो बहुत परेशान होगा, तो आप मुझे सेंड फॉर यानी बुला लेना। आई एम गोइंग टू माई ऑन हाउस एंड यू नो वेयर इट इज़। आगे यूमी कहती है कि मैं यहाँ से कहीं और नहीं जा रही, यहाँ से मैं अपने घर ही जा रही हूँ और आपको पता है कि मेरा घर कहाँ है। तो अगर आज रात बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान होता है, मुझे बहुत ज़्यादा याद करता है, तो आप मुझे मेरे घर से बुला लेना। थैंक यू, हना सेड स्माइलिंग। तो हना जो है वो मुस्कुराते हुए कहती है धन्यवाद। बट शी टोल्ड हरसेल्फ शी वुड नॉट सेंड फॉर यूमी, हाउएवर द बेबी क्राइड। तो हना कह तो देती है कि ठीक है मैं बुला लूँगी और ये कहने के लिए तुम्हारा धन्यवाद, लेकिन अपने आप से, अपने मन में हना डिसाइड कर चुकी थी कि वो यूमी को बिल्कुल भी नहीं बुलाएगी, चाहे बच्चा कितना भी रोए, चाहे बच्चा कितना भी परेशान करे, लेकिन वो यूमी को नहीं बुलाएगी, ये वो डिसाइड कर चुकी थी। तो बच्चों अगेन वो अपना मिस्ट्रेस होने का प्राइड, अपनी डिग्निटी नहीं खोना चाहती थी, अपने सर्वेंट्स के सामने वो ये नहीं शो होने देना चाहती थी कि वो भी बहुत दुखी थी, और वो यूमी को बिल्कुल नहीं चाहती थी कि यूमी को पता चले कि उसके बिना जो है वो अपने बेबी को संभाल नहीं पा रही। तो उसने कहा अपने मन में, अपने आप से उसने कहा कि चाहे बच्चा कितना भी रोए, चाहे वो कितना भी परेशान हो, वो यूमी को बिल्कुल नहीं बुलाएगी।
शी मेड द ब्रेकफास्ट एंड सदाओ हेल्प विद द चिल्ड्रन। अब बच्चों सर्वेंट्स घर छोड़ के जा चुके हैं तो घर का सारा काम डॉक्टर सदाओ को और हना को ही करना था। कुक भी नहीं थी तो खाना भी बनाना था, गार्डनर नहीं था तो बाकी सारा काम भी करना था, और क्योंकि यूमी भी नहीं थी तो बच्चों का भी ध्यान इन दोनों को ही रखना था। तो अब सारा काम इन दोनों को ही करना था। तो इन्होंने कैसे मैनेज किया, जो हना थी उसने तो ब्रेकफास्ट बनाया और जो सदाओ था उसने बच्चों को संभालने में हेल्प करी, उसने बच्चों का ध्यान रखा। नीदर ऑफ देम स्पोक ऑफ द सर्वेंट्स बियॉन्ड द फैक्ट दैट दे वर गॉन। अब दोनों को पता है कि सर्वेंट्स क्यों गए हैं, उस अमेरिकन सोल्जर की वजह से गए हैं, लेकिन दोनों ने एक दूसरे से इस बारे में बिल्कुल भी बात नहीं करी। उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि सर्वेंट जा चुके हैं, इसके अलावा उन्होंने इस टॉपिक को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं किया। बट आफ्टर हना हैड टेकन मॉर्निंग फूड टू द प्रिजनर शी केम बैक टू सदाओ। लेकिन उस दिन जब ब्रेकफास्ट बनाने के बाद हना उस अमेरिकन सोल्जर के रूम में जाती है उसको ब्रेकफास्ट देने के लिए, तो वहाँ से वो वापस लौट के सदाओ के पास आती है। Why is it we cannot see clearly what we ought to do? तो अब हना बहुत परेशान हो जाती है कि सर्वेंट्स तक घर छोड़ के जा चुके हैं इस अमेरिकन सोल्जर की वजह से, और अभी तक हमने इसे अपने घर में रख रखा है, तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो अब वो सदाओ से फिर कहती है कि ऐसा क्यों है कि हमें क्लियरली नहीं दिख रहा कि हमें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा कि कितना क्लियर है कि हमें अब इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए, लेकिन ये बात हमें क्यों नहीं दिख रही, ये बात हम क्यों नहीं समझ रहे। She asked him, even the servants see more clearly than we do. आगे वो कहती है कि सर्वेंट्स तक अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन हम क्यों नहीं जानते। Why are we different from other Japanese? तो आगे वो कहती है कि सारे जापानीज की यही फीलिंग है कि हमें इस अमेरिकन सोल्जर को आर्मी को दे देना चाहिए, पुलिस को दे देना चाहिए, तो हमारी फीलिंग्स बाकी सभी जापानीज से अलग कैसे हो सकती है। हम इस अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में क्यों रखे हुए हैं, हम इसे पुलिस को क्यों नहीं दे रहे। सर्वेंट्स तक को पता है कि यही सही बात है, तो हमें ये बात क्यों नहीं दिख रही, हमें ये क्यों नहीं समझ आ रही। सदाओ डिड नॉट आंसर। तो सदाओ इस बात का भी कोई आंसर नहीं देता क्योंकि उसे भी कुछ नहीं पता था कि वो आगे क्या करेगा। बट अ लिटिल लेटर ही वेंट इनटू द रूम वेयर द प्रिजनर वॉज एंड सेड ब्रूसली। तो वो हना से तो कुछ नहीं कहता, लेकिन थोड़ी देर बाद वो उस रूम में जाता है जहाँ पर वो प्रिजनर था। तो उस अमेरिकन सोल्जर के रूम में वो जाता है और वहाँ जाके वो ब्रूसली कहते हैं बहुत तेज़ी से कहता है, क्या कहता है, टुडे वी मे गेट अप ऑन योर फीट। वो कहता है जाके कि अब तुम इतने ठीक हो चुके हो, तुम्हारी रिकवरी काफ़ी अच्छी चल रही है, तो अब तुम इस लायक हो कि तुम अब थोड़ा सा खड़ा हो सकते हो, तुम अपने पैरों पे अब खड़ा हो सकते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे अप ओनली 5 मिनट्स एट ए टाइम। आगे वो कहता है कि तुम खड़े होना और मैं चाहता हूँ कि तुम एक बार में 5 मिनट के लिए ही खड़े होना। टुमारो यू मे ट्राई इट ट्वाइस एज लॉन्ग। आगे वो कहता है आज तुम 5 मिनट के लिए खड़े हो और कल तुम क्या करना, तुम ट्वाइस यानी 2 बार खड़े होना। तो ऐसे तुम धीरे धीरे जैसे जैसे खड़े होते जाओगे वैसे वैसे फिर से स्ट्रेंथ आती जाएगी और तुम्हारी रिकवरी होती जाएगी। तो अभी तक उसने अब बैठना स्टार्ट किया था अमेरिकन सोल्जर ने, और अब सदाओ ने कहा कि अब तुम खड़े भी हो सकते हो अपने पैरों पे, लेकिन एक साथ ज़्यादा टाइम के लिए नहीं खड़ा होना है, 5-5 मिनट के लिए खड़े होना है। आज एक बार और कल तुम थोड़ा सा बढ़ा देना, कल तुम 2 बार खड़े हो जाना। It would be well that you get back your strength as quickly as possible। आगे सदाओ कहते हैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी स्ट्रेंथ वापस लौट आए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। He saw the flicker of terror on the young face that was still very pale। और जब सदाओ ने ऐसा कहा तो सदाओ ने देखा कि उसका जो फेस था, वो जो अमेरिकन सोल्जर इतना यंग इतना छोटा था, उसका जो फेस था वो फेस जो कि अभी भी बहुत पेल था, यानी कि अभी भी बहुत वीक था, वो बहुत वीकनेस थी अभी भी उसमें। तो उसके वीक फेस पे सदाओ को क्या दिखाई दिया, फ्लिकर ऑफ टेरर, थोड़ा सा डर दिखाई दिया। ओके द बॉय मर्मर। तो उसके पास कोई आंसर नहीं था, उसने सदाओ से कहा ठीक है आप कहते हो तो मैं आज से खड़े होने की प्रैक्टिस करूँगा। एविडेंटली ही वॉज डिटरमिन्ड टू से मोर। और ये बिल्कुल क्लियर था, बिल्कुल स्पष्ट था कि वो और भी ज़्यादा कहना चाहता था, इसके अलावा वो और भी कुछ बातें करना चाहता था। तो वो और भी ज़्यादा कहने के लिए डिटरमिन यानी दृढ़ निश्चयी था, तो वो और भी ज़्यादा कुछ कहना चाहता था, ये बात बिल्कुल क्लियर थी। आई फील आई
आई ऑट टू थैंक यू डॉक्टर फॉर हैविंग सेव्ड माई लाइफ। तो उसने आगे क्या कहा, उसने डॉक्टर सदाव को थैंक यू कहते हुए कहा कि मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। डोंट थैंक मी टू अर्ली, सदाव सेड कोल्डली। तो सदाव बहुत ही कोल्डली यानी विदाउट एनी फीलिंग्स, विदाउट एनी इमोशंस वो कहते हैं कि मुझे धन्यवाद देने की इतनी जल्दी मत करो। ही सो द फ्लिकर ऑफ टेरर अगेन इन द बॉयज आइज। और जब डॉक्टर सदाव ने बात कही तो उन्होंने उस अमेरिकन सोल्जर की आंखों में फिर से एक डर देखा। टेरर एज अनमिस्टेकेबल एज एन एनिमल्स। और कैसा डर, बिल्कुल वैसा डर जैसा डर एनिमल्स के फेस पर होता है। यानी कि जब एनिमल को पता होता है कि अब वो मरने वाला है तो उसके फेस पे जैसा डर होता है वैसा डर डॉक्टर सदाव ने उसकी फेस पे और उसकी आईज में देखा। द स्कार्स ऑन हिज नेक वर क्रिम्सन फॉर ए मोमेंट। हमने पढ़ा था पहले कि इस अमेरिकन सोल्जर की नेक पे स्कार्स थे, चोट के निशान थे। तो अब जब वो चोट के निशान थे अब वो थोड़े क्रिम्सन हो गए थे। क्रिम्सन यानी बिल्कुल ब्राइट रेड कलर के वो हो गए थे। दोज स्कार्स व्हाट वर दे, सदाव डिड नॉट आस्क। तो सदाव भी जानना चाहता था कि ये स्कार किस चीज के हैं, इसको इतनी चोट कैसे लगी है, ये घाव इसके नेक पे कैसे हो गए हैं, वो भी जानना चाहता था, लेकिन सदाव ने नहीं पूछा। इन द आफ्टरनून द सेकेंड थिंग हैपन। तो बच्चों हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि उस दिन दो चीज़ें हुई थी। पहली चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, क्या हुआ था, सारे नौकर घर छोड़ के जा चुके थे। अब सेकेंड चीज़ जो उस दिन हुई थी वो क्या थी, और वो चीज़ कब हुई, आफ्टरनून दोपहर में होती है। और क्या था वो सेकेंड, क्या हुआ, हना वर्किंग हार्ड ऑन अनअकस्टम्ड लेबर सो अ मैसेंजर कम टू द डोर इन ऑफिशियल यूनिफॉर्म। अब हना क्या कर रही है, वो लेबर यानी बहुत मेहनत कर रही है, बहुत परिश्रम कर रही है। ऐसी मेहनत जो कि उसके लिए क्या थी, अनअकस्टम्ड का मतलब है उसे बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी इतनी मेहनत करने की। क्यों नहीं थी, क्योंकि घर में स्टार्टिंग से इतने सर्वेंट्स थे तो उसने इतना काम कभी नहीं किया था कि खाना भी खुद बनाना पड़ रहा है, बच्चों का भी ध्यान रखना पड़ रहा है और घर को साफ भी करना पड़ रहा है। इस सब काम करने की उसको बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, वो बिल्कुल भी अकस्टम्ड नहीं थी इतनी मेहनत करने की। लेकिन आज उसे सारी मेहनत करनी पड़ रही थी, तो ये सारी मेहनत वो कर रही थी। जब वो ये सारा काम कर रही थी, इतनी मेहनत कर रही थी, तभी उसने क्या देखा कि एक मैसेंजर आता है। और वो मैसेंजर कैसा था, उसने ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। तो जब हना घर के काम करने में बिजी थी, ऐसा काम जिसकी उसे बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी, जो कि उसने पहले कभी नहीं किया था, जो कि उसके लिए एक नया एक्सपीरियंस था, जब वो काम कर रही थी तभी वो देखती है कि घर के दरवाजे पर एक मैसेंजर आया है और उस मैसेंजर ने यूनिफॉर्म पहन रखी है, ऑफिशियल यूनिफॉर्म पहन रखी है। तो उसे देखते ही हना बहुत ज़्यादा डर जाती है। हर हैंड्स वेंट वीक एंड शी कुड नॉट ड्रॉ हर ब्रेथ। तो वो इतना डर जाती है कि उसे लगता है कि उसके हाथ बिल्कुल वीक हो गए हैं, वो कोई चीज़ पकड़ नहीं पा रही है और उसकी सांस भी रुक जाती है। द सर्वेंट्स मस्ट हैव टोल्ड ऑलरेडी। तो उस ऑफिशियल यूनिफॉर्म में जो मैसेंजर आता है उसको देखते ही हना के माइंड में फर्स्ट चीज़ यही आती है कि जो सर्वेंट्स यहाँ से गए हैं नाराज होके घर छोड़ के, वो जरूर यहाँ से पुलिस के पास गए होंगे और उन्होंने सारी बात बता दी है, इसीलिए ये यूनिफॉर्म पहनने वाला व्यक्ति यहाँ पर आया है, ये पुलिस का व्यक्ति यहाँ पर आया है। शी रैन टू सदाव गैस्पिंग अनेबल टू अटर अ वर्ड। तो हना बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भाग के सदाव के पास जाती है और वो उसका सांस भर रहा है, वो हाँफ रही है और वो बिल्कुल बोल नहीं पाती। तो इतना ज़्यादा डरी हुई है कि उसे बोला नहीं जा रहा कि बाहर पुलिस आई है, वो बिल्कुल बोल नहीं पाती। But by then the messenger had simply followed her through the garden and there he stood। तो वो तो कुछ नहीं बोल पाती, लेकिन तभी जो मैसेंजर था वो उसके पीछे पीछे वो भी चला जाता है सदाव तक। यानी कि मैसेंजर ने हना को देख लिया था कि हना कहीं जा रही है भाग के, और तो मैसेंजर भी उसी के पीछे पीछे चला जाता है और मैसेंजर भी पहुंच जाता है डॉक्टर सदाव तक। शी पॉइंटेड एट हिम हेल्पलेसली। तो अब वहाँ पे हना है और डॉक्टर सदाव हैं और मैसेंजर भी वहीं पे आ चुका है। तो हना बोल नहीं पा रही अभी भी, और वो सिर्फ अपने हाथ से पॉइंट करके बताती है कि देखो कौन आया है। सदाव लुक्ड अप फ्रॉम हिज बुक। सदाव वहाँ पर बैठे हुए कोई बुक पढ़ रहे थे। तो जब वो हना को देखते हैं कि हना इतनी परेशान है, बोल नहीं पा रही, सांस नहीं ले पा रही और अपने फिंगर से कहीं इशारा कर रही है, तो वो अपनी बुक से ऊपर नज़र उठा के देखते हैं कि हना क्या दिखाना चाहती
जाती है। ही वॉज इन हिज ऑफिस, द अदर पार्टीशन ऑफ विच वॉज थ्रोन ओपन टू द गार्डन फॉर द सदर्न सनशाइन। और इस समय डॉक्टर सदाव कहाँ बैठे हुए थे? वे अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। और इनका ऑफिस कहाँ था? घर का एक और पार्टीशन था, वहाँ पे इनका ऑफिस था। और इनका ऑफिस ऐसी जगह था, ऐसी जगह वहाँ पे गार्डन में वो खुलता था उसका गेट, जहाँ से सदर्न सनशाइन आया करती थी। साउथ की तरफ उसका गेट खुलता था, तो जब सन साउथ डायरेक्शन में जाया करता था तो वहाँ से सनलाइट आया करती थी। ऐसी जगह पे इनका ऑफिस बना हुआ था और वो अपने ऑफिस में बैठ के कोई बुक उस समय पढ़ रहे थे। What is it? He asked the messenger and then he rose, seeing the man's uniform. तो जब वो देखते हैं कि कोई मैसेंजर आया है, कोई व्यक्ति आया है, तो वो उससे पूछते हैं क्या बात है, तुम किस लिए आए हो? और जब वो देखते हैं कि वो यूनिफॉर्म पहने हुए व्यक्ति है, वो कोई पुलिस का व्यक्ति है, आर्मी का व्यक्ति है, तो उसके यूनिफॉर्म देख के डॉक्टर सदाव अपनी जगह से रोज़ यानी खड़े हो जाते हैं। तो पहले वो पूछते हैं कि हाँ बोलो क्या बात है, और जब वो नोटिस करते हैं कि ये व्यक्ति तो प्रॉपर यूनिफॉर्म पहन के आया है, तो रेस्पेक्ट शो करने के लिए वो अपनी चेयर से खड़े हो जाते हैं। यू आर टू कम टू द पैलेस, द मैन सेड। अब वो मैसेंजर क्यों आया था? तो वो कहता है डॉक्टर सदाव से कि आपको मेरे साथ चलना होगा, आपको मेरे साथ पैलेस महल में आना होगा। द ओल्ड जनरल इज इन पेन अगेन। और क्यों आना होगा? तो मैसेंजर कहता है कि जो ओल्ड जनरल है उनको फिर से दर्द हो रहा है। तो बच्चों, हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि डॉक्टर सदाव एक बहुत ही फेमस सर्जन थे, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, और इन्हें जापानीज़ आर्मी के साथ बाहर नहीं भेजा गया था क्योंकि एक ओल्ड जनरल थे, ये उनका ट्रीटमेंट किया करते थे और उन जनरल की कंडीशन अच्छी नहीं थी, किसी भी समय उनका ऑपरेशन करना पड़ सकता था। ये हमने पहले पढ़ा था। तो ये उन्हीं जनरल की बात हो रही है जिन जनरल का डॉक्टर सदाव ट्रीटमेंट कर रहे थे। उन जनरल की तबीयत फिर से ख़राब हो गई थी, फिर से उन्हें पेन हो रहा था। तो ये जो मैसेंजर हैं, ये डॉक्टर सदाव को लेने के लिए आए थे ताकि वो चले और जनरल का चेकअप करें, उनका ट्रीटमेंट करें। ओह हना ब्रीथेड, इज दैट ऑल? और जब उसने कहा कि मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जनरल को बहुत पेन हो रहा है, तो आपको महल चलना पड़ेगा, तो ये सुनते ही हना को बहुत ज़्यादा राहत मिलती है और वो कहती है बस इतना ही, तुम सब इसीलिए आए हो? ऑल? द मैसेंजर एक्सक्लेम। तो मैसेंजर भी शॉक्ड है कि हना क्या कह रही है। तो वो कहता है सिर्फ इतना ही? इज़ इट नॉट इनफ? तो वो कहता है क्या ये काफ़ी नहीं है? क्या मुझे कुछ और भी कहना था? क्या मुझे कुछ और भी काम होना था इनसे? क्या मेरा इतना कहना ही काफ़ी नहीं है? तो हना तो बिल्कुल ये माने बैठी थी कि ये हमें अरेस्ट करने आया है, सर्वेंट्स ने सारी बात बता दी है, तो अब ये हमें अरेस्ट करने आया है। लेकिन जब मैसेंजर कहता है कि वो डॉक्टर सदाव को लेने के लिए आया है ताकि वो ओल्ड जनरल का चेकअप कर सके, तो हना बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस करती है और उसके मुंह से निकल जाता है बस इतना ही, इतनी सी बात है। तो मैसेंजर भी शॉक्ड हो जाता है। Indeed it is, she replied. I am very sorry. तो जब मैसेंजर पूछता है कि क्या ये काफ़ी नहीं है, क्या मुझे कुछ और भी कहना था, तो अब हना को रियलाइज़ होता है कि वो क्या बोल रही है। तो वो कहती है कि नहीं, तुमने जो कहा वो बहुत है, वो इनफ है, और मैंने जो बोला उसके लिए आई एम सॉरी। When सदाव केम टू से गुड बाय, शी वॉज इन द किचन। अब सदाव रेडी हो जाता है वहाँ पे पैलेस में जाने के लिए, और जब वो हना को गुड बाय कहने के लिए आता है तो उस समय हना कहाँ थी? किचन में थी। बट डूइंग नथिंग, लेकिन वो किचन में कोई काम नहीं कर रही थी। द चिल्ड्रन वर अस्लीप एंड शी सैट मियरली रेस्टिंग फॉर अ मोमेंट। तो वो किचन में तो थी लेकिन कोई काम नहीं कर रही थी उस समय। जो बच्चे थे वो सो रहे थे और वो किचन में केवल खड़ी थी, और खड़े खड़े वो केवल थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी। मोर एग्जॉस्टेड फ्रॉम हर फ्राइट देन फ्रॉम वर्क। और उस दिन हना बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड थी, बहुत ज़्यादा वो थकी हुई थी, लेकिन जो उसकी थकान थी वो काम की वजह से नहीं थी, बल्कि काम से भी ज़्यादा वो क्यों थक गई थी? अपने फ्राइट, अपने डर की वजह से वो थक गई थी। तो हमने पढ़ा था पहले कि हना को बिल्कुल भी हैबिट नहीं थी घर का सारा काम करने का, लेकिन उस दिन उसको सारा काम करना पड़ रहा था, तो वो थक तो गई थी लेकिन काम से भी ज़्यादा वो थकी हुई थी। किस वजह से? उस डर की वजह से। जो उस यूनिफॉर्म पहने हुए उस मैसेंजर को देख के हना इतना डर गई थी कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए
पे था अब रेस्ट करने का। तो वो किचन में खड़ी थी, कुछ काम नहीं कर रही थी, बल्कि सिर्फ थोड़ा सा वो रेस्ट कर रही थी। तो बच्चों, अब डॉक्टर सदाव को महल जाना है, जनरल के पास जाना है, उनको चेकअप करना है, उनकी तबीयत कैसी है ये देखना है। तो बच्चों, लेकिन आगे अब क्या होता है, कब तक ये अमेरिकन सोल्जर को अपने घर में रखेंगे और फाइनली उसके साथ क्या करेंगे, हम देखेंगे जब हम चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।